गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल फोकस सीटेट में। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य। देखो बच्चों, तक्षशिला के निवासी ब्राह्मण विष्णुगुप्त, जिसे इतिहास में चाणक्य एवं कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मगध के सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर सिंहासन आसीन करने में सहायता की। चाणक्य की नंदों से घृणा के कारण नंदों ने इसे अपमानित किया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिया गया था, उस समय मगध में शासन कौन कर रहा था? उस समय मगध में शासन कर रहा था, नंदों का शासन था उस समय। और इसको विष्णुगुप्त कह सकते हैं, या जो हमारे ये थे चाणक्य थे, उन्होंने गद्दी से हटा करके, क्योंकि वो इससे नंदों से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनके शासन करने का तरीका इन्हें पसंद नहीं था, तो उन्होंने उसे गद्दी से हटाया। और मैंने जब इससे पहले की वीडियो आपको अपलोड की है, पढ़ाई है, तो उसमें मैंने बताया है, मगध साम्राज्य पढ़ाया था जब कि किस तरीके से जो विष्णुगुप्त थे वो कसम लेते हैं कि मैं तुम्हें पदच्युत करूंगा, यानी पद से हटा करके मैं किसी और को राजा बनाऊंगा। तो उसी का कारण था कि नंदों को हटा करके उन्होंने मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठे, यानी कि ये बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से पहले। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठे और 298 बीसी तक शासन किया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है। चंद्रगुप्त के समय की प्रमुख घटनाओं में बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस के साथ 305 बीसी में युद्ध के बारे में जानकारी है, जिसमें बाद में संधि हो गई थी और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और अपने प्रांतों का कुछ भाग दहेज के रूप में दिया और मैगस्थनीज नामक दूत को भारत भेजा। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी का उपहार, ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में, जब उन बेटी से शादी हो जाती है उनके साथ, तो उन्होंने 500 हाथी का उपहार सेल्यूकस को दिया था। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चंद्रगुप्त का शासन का समय का पूछा जा सकता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, विष्णुगुप्त द्वारा जो गद्दी पर बिठाए गए थे, उनको 322 में गद्दी पर बिठाया गया बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट मगध की गद्दी पर बैठे और 298 बीसी तक शासन किया। यूनानी शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य किन किन नामों से पुकारा है, या ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों के बारे में पूछी जा सकती है कि उन्हें किस नाम से किस और अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो वो 2-3 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शनों में से एक सही होगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी नाम देंगे, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से। जो यूनानी लेखक थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अन्य नाम भी बताए हैं। उनके अपने जो साहित्य है उनमें लिखे हुए होंगे कि सेंड्रोकोटस के नाम से या एंड्रोकोटस के नाम से उन्हें जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की प्रमुख घटनाओं में, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर बैठे, तो जो बैक्ट्रिया का शासक था सेल्यूकस के साथ उनका युद्ध हुआ 305 बीसी में। युद्ध है जिसमें बाद में संधि हो जाती है, ये संधि कर लेते हैं उससे, और सेल्यूकस की पुत्री से विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और इस संधि में सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है ये चंद्रगुप्त मौर्य इसके साथ, और अपने प्रांतों का कुछ भाग दहेज के रूप में मैगस्थनीज नामक दूत को दहेज के रूप में दे देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को देता है ये सेल्यूकस, और जब वो वापस जा रहा होता है तो मैगस्थनीज, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे, किसी भी एग्ज़ाम हो तो मैगस्थनीज के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। मैगस्थनीज नामक दूत को भारत भेजा, तो ये कौन था? ये बहुत अच्छा राइटर भी था, लेखक भी था। इसने अपने पुस्तकों में, अपने साहित्य में लिखा है भारत के बारे में। भारत भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में 500 हाथियों का उपहार सेल्यूकस को दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने हाथियों का उपहार दिया था, या मैगस्थनीज कहाँ का था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। जो ये सेल्यूकस था, जिसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी युद्ध में हारने के बाद, ये कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था, जिसे पश्चिम और उत्तर भारत का अधिपति
बनाया गया था। जो हमारा पश्चिम उत्तर का हिस्सा है भारत का, वहाँ का इसको अधिपति बना करके भेजा था। देखिए, जब भारत में बाहरी आक्रमण, पहले तो ये व्यापार के थ्रू आए हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर शासन कर, वहाँ के जो प्रांतीय शासक थे उनको हरा करके जो बाहरी आक्रमणकारी थे रहने लग जाते हैं, और बाद में धीरे धीरे वो क्षेत्रफलों पर अपना कब्जा करते करते काफ़ी क्षेत्रफल में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से जो सेल्यूकस था वो सिकंदर का सेनापति था। पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस कौन था, तो वो सिकंदर का सेनापति था, जिसे पश्चिम उत्तर भारत का अधिपति बना करके भेजा गया था। रुद्रदामन के जूनागढ़, जब ये सिकंदर हार जीत करके जा रहा होता है तब ये छोड़ के जाता है यहाँ पे इसको, सेल्यूकस को, और पश्चिम उत्तर का जितना भी क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी इसको सौंप के जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जो ये इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है कि जो ये सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है। तो ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे हमें क्या पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और उस प्रदेश में अपना एक गवर्नर पुष्यगुप्त को नियुक्त करवाया गया था। तो जो वहाँ पर जब ये झील बनवा दी गई तो पुष्यगुप्त को गवर्नर, क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं तो फिर उसकी देखभाल के लिए भी चाहिए, तो वो गवर्नर के रूप में वहाँ पर उसको नियुक्त कर दिया। मगध में 12 वर्ष के अकाल पड़ने पर चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का भार अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन साधु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक राज्य के मैसूर के श्रवणबेलगोला चले गए, और वहाँ जहाँ पर उन्होंने काया कलेश के द्वारा 298 BC में शरीर त्याग कर दिया। जब मगध में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ी थी, अकाल पड़ा था, तो उन्होंने 12 वर्ष तक ये रहा, ये भी नहीं था कि 1-2 साल, 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ने के कारण वैसे भी उनका थोड़ा जो झुकाव था वो जैन धर्म की तरफ था, और बाद में वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपना सारा राजपाट जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र जो बिंदुसार था उसको सौंप दिया, और वो जैन साधु भद्रबाहु के साथ चले गए थे। तो पूछा जा सकता है कि वो किसके साथ गए थे, तो जब भद्रबाहु थे उनके साथ गए थे, और कर्नाटक राज्य के मैसूर में एक श्रवणबेलगोला जगह है वहाँ पर चले गए। काया क्लेश द्वारा उन्होंने 298 यानी 298 BC में शरीर त्याग किया। और ये काया क्लेश क्या होती है कि इसमें खाना पीना छोड़ करके काया को मतलब बेवजह ही माना जाता है और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म को मानने वाले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने काया क्लेश के द्वारा अपना शरीर का त्याग किया। उसके बाद जो उनके पुत्र हैं गद्दी पर बैठते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल 298 BC से यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से पहले से 273 BC तक रहा। बिंदुसार को राजकाज में सहायता देने के लिए दरबार में 500 सदस्यों की एक परिषद थी। जैसे आज भी शासन होता है तो हमारी लोकसभा राज्यसभाएं हैं इस तरीके से। तो उस समय उनको जो दरबार में रहने वाले जो व्यक्ति थे, जो सदस्य थे परिषद के, वो उनकी संख्या 500 थी। और इसका पहला प्रधान चाणक्य थे, जो प्रधान था, प्रथम प्रधान था वो चाणक्य थे। इसके बाद सुबंधु, खल्लाटक, राधागुप्त मंत्री परिषद के प्रधान बने। जब चाणक्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये अपने बारी बारी से खल्लाटक वगैरह ये थे तो, लेकिन प्रधान मंत्री परिषद में प्रधान का जो पद है उनके बाद इनको मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि पहला प्रधान बिंदुसार की सभा में कौन था परिषद में, तो वो चाणक्य थे। और इसके बाद सुबंधु बनते हैं, फिर खल्लाटक बनता है, राधागुप्त मंत्री परिषद के प्रधान बनते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का गवर्नर था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि जब बिंदुसार शासन कर रहे थे या अशोक कहाँ का गवर्नर सबसे पहले बना, तो वो अवंती के गवर्नर था। बिंदुसार के दरबार में यूनान के डायमेकस और मिस्र के डायनोसियस दूत आए। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से मीठी शराब, सूखा अंजीर एवं दार्शनिक खरीद कर भेजने का आग्रह किया। सीरियाई नरेश ने 2 चीज़ों को भेज दिया और दार्शनिक के लिए मना कर दिया। यानी देखो हमें इससे भी पता चलता है कि हमारे बाहर के देशों से, विदेशों से भी प्राचीन काल से ही जो हमारा व्यापार है वो होता आया है। तो बिंदुसार ने जब यूनान में अपना दरबार से दरबारी भेजे तो वहाँ पर डायमेकस और मिस्र का जो डायोनियस दूत आए थे उनके द्वारा बिंदुसार ने सीरिया में नरेश से मीठी शराब मांगी। तो उन्होंने ये सब तो भेज दिया लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद अशोक का शासनकाल आता है।
यहाँ से कुछ बिंदुसार से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि बिंदुसार का शासनकाल कब कितने से कितने तक रहा, वो कब गद्दी पर बैठे, तो 298 बीसी से 273 बीसी तक रहे। उनका जो प्रधान था, पहला प्रधान कौन था उनकी परिषद में, वो चाणक्य थे। उसके बाद उनके कौन कौन और रहे, तो सुबंधु कर्नाटक, राधागुप्त इस तरीके से मंत्री परिषद में प्रधान बने। और बिंदुसार के समय में जो वहाँ का अवंती का गवर्नर था वो अशोक थे। और इस तरीके से फिर उनके बाहर के व्यापारियों के बारे में पूछा जाता है कि किस किस के साथ उनके वो थे व्यापारिक संबंध थे, तो यूनान और मिस्र के साथ बिंदुसार के व्यापारिक संबंध रहे। अशोक के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि वो इस तरीके के राजा रहे जिन्होंने पूरे देश को एक करने की कोशिश की। और मेरे ख्याल से वो पहले राजा रहे होंगे जिन्होंने खंडित टुकड़ों को एक करने की कोशिश की थी, तो वो थे राजा अशोक। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु के बाद एवं 269 बीसी में अशोक के सिंहासनासीन होने के बीच के 4 वर्ष सत्ता संघर्ष के रहे हैं। ऐसा माना जाता है जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो 4 साल हैं बीच के, उसमें सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा, क्योंकि उनके अन्य भी भाई थे। कुछ साहित्य से पता चलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठे, लेकिन सामान्य विचारधारा यह है कि अशोक अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या कर गद्दी पर बैठे थे। अशोक का शासनकाल 269 बीसी से 232 बीसी रहा। और ऐसा माना, देखो ये कि कुछ साहित्यों से हमें जो पता चलता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की, तो ये एक अतिशयोक्ति ही लगती है, क्योंकि कोई भी राजा इतनी बड़ी स्तर पर हत्याएं नहीं कर सकता, क्योंकि इन जो ये 99 भाई रहे होंगे, इनके भी अपने कोई ना वेल विशर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक इतने लोगों की हत्या कर दे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सुशीम था इनका भाई, सौतेला भाई था, उसकी हत्या कर गद्दी पर बैठा, ऐसा मतलब पुख्ता माना जाता है। लेकिन इसके बारे में यही बोला जाता है कि ये कुछ किंवदंतियाँ हैं या कुछ ऐसा बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अशोक का शासनकाल 269 पूछा जा सकता है कि उनका जो शासनकाल था वो कब राजगद्दी पर सही मायने में बैठे थे, तो वो 269 बीसी से 232 बीसी तक रहे। अशोक के प्रमुख विजयों में कलिंग विजय महत्वपूर्ण है, जो अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में की थी। क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि जो अशोक के वो था, ये जो कलिंग विजय है वो कौन से वर्ष में हुई है, तो ये 9वें वर्ष में की थी राज्याभिषेक। जब वो राजा बने, उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग विजय की थी, यानी कलिंग पर युद्ध के लिए वो निकले थे। 260 बीसी में कलिंग विजय के बाद साम्राज्यवादी नीति का उन्होंने परित्याग कर दिया। तो एक माना जाता है कि वो बहुत इतने लोगों को मरा हुआ देख करके, इस तरीके से मार काट देखकर, खून खराबा देख करके, हजारों लाखों की संख्या में जब लोग मरे हैं तो उनको बहुत ही खिन्नता और बहुत दुख होता है, और वो अपनी जो साम्राज्यवादी नीति है उसका परित्याग कर देते हैं और धम्म विजय की नीति को जारी किया। धम्म यात्रा के क्रम में सबसे पहले वो बोध गया गए। अशोक जी, जब राजा अशोक ने जब ये युद्ध किया था, कलिंग जो युद्ध किया था, जो उड़ीसा में है, आज के उड़ीसा में, तो उसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, इतने लोगों की मार काट हुई थी, कहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग मरे थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मतलब उनका जो मन है वो युद्धों से भर जाता है और साम्राज्यवादी नीति को वो त्याग देते हैं और उसके बाद वो धम्म नीति को अपना लेते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अशोक ने धम्म नीति क्यों अपनाई या कब अपनाई, तो कलिंग विजय के बाद अपनाई थी। और जो साम्राज्य नीति का कब परित्याग किया, वो उन्होंने कलिंग विजय के बाद ही साम्राज्यवादी नीति का परित्याग किया था। और वो सबसे पहले अपनी धम्म नीति को आगे ले जाते हुए धम्म यात्रा के क्रम में सबसे पहले वो बोध गया गए। देखिए बच्चों, अशोक ने नेपाल में पाटन, देवपाटन एवं ललित पाटन नामक नगर बसाए थे। जो अशोक थे उन्होंने नेपाल में नगर जो बसाए थे वो एक पाटन था, देवपाटन था एवं ललित पाटन था। ये अशोक के बसाए हुए नगर थे। तो कश्मीर में श्री नामक जो श्रीनगर है वो नगर भी अशोक ने ही बसाया था। जो आज का हमारा कश्मीर है वहाँ पर जो श्रीनगर है वो अशोक
राजा अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। तो देखिए, ये पहले से आप अपना प्राचीन इतिहास अगर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि मतलब किसने कौन से क्षेत्र बसाए हैं, कहाँ कहाँ पर। यानी श्रीनगर आज हम इतने सालों से मतलब सुनते आ रहे हैं, जब से भी देखते हैं कि किस तरीके से श्रीनगर कश्मीर में जो आतंकवाद है वो फैला हुआ है, और वो बड़ा मतलब इस पे वो रखते हैं कि ये हमारा है हमारा है। लेकिन पहले से हम देखते हैं कि ये कश्मीर से राजा अशोक ने बसाया था, कश्मीर में जो श्रीनगर क्षेत्र है। और इस तरीके से अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दूत भेजे। देखिए, जैन धर्म हम जब पढ़ा रहे थे तो जैन धर्म क्या था कि जैन धर्म भारत से बाहर नहीं जा पाया था, लेकिन बौद्ध धर्म को भारत से बाहर भेजने में राजा अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बाहर दूत भेजे विदेशों में, श्रीलंका हो या अन्य कोई देश हो, नेपाल हो, भारत के क्षेत्र जितना भी पूरा भारत था वहाँ के कोने कोने में उन्होंने अपने दूतों को भेजा, और जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनके बारे में लोगों को जागरूक किया। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस राजा ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को, नाम आकर के सिर्फ यही पूछा जा सकता है, पुत्र और पुत्री को भेजा, तो वो राजा अशोक थे। उनके बच्चों का भी नाम आ सकता है, तो उनके जैसे संघमित्रा या जो पुत्र थे महेंद्र थे उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके बेटे का क्या नाम था या पुत्री का क्या नाम था। तो बेटे का जो पुत्र थे वो महेंद्र थे, और जो बेटी थी जो श्रीलंका गए थे दूत बन करके अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बेटी संघमित्रा के नाम से जानी जाती हैं। अशोक ने आजीविकों के वर्षाकालीन आवास के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था। जो आजीवक थे, जो साधु थे, महात्मा थे, जो वर्षा ऋतु में रुकते थे, चाहे वो जैन धर्म के हों या बौद्ध धर्म के हों, तो उन्होंने बराबर की पहाड़ियाँ, ये वहाँ पर बिहार में, आज के बिहार में ही पड़ती हैं, तो बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें वो आराम से रह करके वर्षा काल के समय में अपना तपस्या करते थे और वहाँ पर रहते थे। तो ये अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। और ये क्वेश्चन आता है कि अशोक ने ये बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो राजा अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। यह एक अत्यंत अयोग्य शासक था। बृहद्रथ को इसकी एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में हत्या कर दी। इससे मौर्य वंश का अंत हो गया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना होती है। तो जो अंतिम शासक था उनके पतन के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, और अंतिम शासक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और यह एक बहुत ही अत्यंत अयोग्य कह सकते हैं या कमज़ोर कह सकते हैं, अयोग्य शासक था, जो कि जैसे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने शासन को संभाला, वैसे ये नहीं संभाल पाया। और उसकी बाद में बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण सेनापति था, जो इन्हीं का सेनापति था, वो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर देता है ये बृहद्रथ की, और 185 बीसी में हत्या कर दी जाती है इनकी, इसके राजा बृहद्रथ की, और इससे मौर्य वंश का अंत हो जाता है और मगध पर शुंग वंश की स्थापना होती है। तो फ्रेंड्स, आज सिर्फ इतना ही। मैंने आज तीनों बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उनके बारे में मैंने हर वो क्वेश्चन वहाँ से उठाया है, सभी बुकों से, जो कि क्वेश्चन आते हैं। बेवजह की चीज़ों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है कि हम पढ़ाते जाएं, और बड़ी 1-1 घंटे की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं और जितने आए हैं, मैं पहले एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर चेक करती हूँ, और उसमें जितने भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पिछले 15, 16, 20 ईयर्स तक के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हो, और अपने एक जगह आपके पास नोट्स हो जाएंगे, और 1-2 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। इतनी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके अलावा जो मैं अगला आपको बताऊंगी वो मौर्य साम्राज्य हम पढ़ेंगे, ताकि आपकी आगे की तैयारी इजीली हो सके। आप बच्चे सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, प्लस स्कूल, कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, कहीं भी कोचिंग सेंटर्स नहीं खुले हुए हैं। तो क्योंकि हम ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ मैं, ताकि आप अपने सभी एग्ज़ाम्स की, क्योंकि
आने वाले 3-4 महीने तक एग्ज़ाम होने नहीं है। मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी डेट्स आ जाएंगी एग्ज़ाम की। और तो हम तैयारी करते रहें और अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखें, ताकि जो हमें प्रोवाइड तो आप बच्चों को मैं करा रही हूँ प्रोवाइड, वो आप पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।